नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के लिए कल का दिन बड़ा भारी पड़ सकता है। अपनी जिद पर अड़ी बीजेपी कल संसद में वक्फ बिल पेश करने जा रही है और उसे भरोसा है कि संसद में बिल को वो पास करवा लेगी। लेकिन विपक्ष ने एकजुट होकर इस बिल का विरोध करने का फैसला ले लिया है। वहीं एनडीए के सहयोगियों को भी अभी अपने पत्ते खोलने बाकी हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है क्योंकि उनके संशोधनों को मान लिया गया है। लेकिन जेडीयू की तरफ से अब भी विरोध हो रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है। नीतीश की पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस पहले ही इस पर यानी कि वक्फ बिल पर विरोध जता चुके हैं। वहीं अब दूसरे जेडीयू नेता अहमद अशफाक करीम ने भी इसकी मुखालफत करते हुए कहा है कि देखिए कल का मौसम कैसा रहता है। आइए जरा सुन लेते हैं अहमद अशफाक करीम को क्या कह रहे हैं इस मसले पे, उनकी जुबानी सुनते हैं, सुनिए। क्या उम्मीद आप लोग रख रहे हैं जेडीयू से? हम उम्मीद ये रख रहे हैं कि चाहे नायडू जी जो वहाँ आंध्रा के इतने मजबूत सिपाही सेकुलरिज्म के हैं वो, और मैं समझता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रात में इस पर कोई न कोई नजरसानी करेंगे कि ये बिल वापस ले लिया जाए। लेकिन अभी तक जेडीयू के जो भी नेता है पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि जेडीयू का मैं इंडिविजुअल अपनी बात कर रहा हूँ। उम्मीद हम उस कमेटी में तो है नहीं कि सबके फैसले की बात हम कर सके। मैं उस कमेटी में तो नहीं हूँ ना। तो ऐसा पार्टी आप चाह रहे हैं कि नीतीश जी का स्टैंड? मैं ऐसे अहमद अशफाक करीम की हैसियत से मैं ये विनती करता हूँ कि ये बिल माननीय मुख्यमंत्री जी को वापस करवा दें। अगर जेडीयू समर्थन करती है तो आगे क्या कुछ और आप लोग रुख? ये तो देखिए ऐसा है कि कल सुबह कैसी होगी वो मॉर्निंग शोज डे। अभी हम कैसे बता दें कि कल की सुबह होगी तो धूप होगा कि बादल रहेगा? अभी कैसे बता दूं मैं? हालात बताएंगे। तो कल का मौसम बताएगा कि कल क्या कुछ होने वाला है। एक तरफ जेडीयू ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वहीं आज नीतीश शाम को अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच गए और बंद कमरे में अपने नेताओं से करीब 15 मिनट तक चर्चा की। माना जा रहा है कि चर्चा मुख्यतः वक्फ संशोधन बिल को लेकर ही हुई होगी, क्योंकि इसमें जेडीयू के रुख से मोदी सरकार का भविष्य और इसके साथ साथ बिहार एनडीए का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। इधर चिराग पासवान भी बिल के विरोध में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका रुख भी कल ही सामने आएगा। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है कह सकते हैं। वहीं अब चुनाव आयोग पर भी विपक्ष हमलावर बना हुआ है। तेजस्वी यादव ने तो आज नाराज होकर यह तक कह दिया कि बीजेपी को चुनाव आयोग का नाम ही बदल देना चाहिए। आइए जरा तेजस्वी यादव को सुनते हैं। चुनाव आयोग का नाम बदल देना चाहिए, तेजस्वी यादव आखिर ये बात कह क्यों रहे हैं, सुनिए। कि चुनाव बिहार में होने जा रहा है, कब होगा नहीं होगा वो तो बीजेपी के हाथ में है। जब बीजेपी इलेक्शन कमीशन को इशारा करेगी तो चुनाव हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता हम लोग से भी ज़्यादा तैयारी इस बार कर रखी है कि 20 साल तक जिन्होंने शोषण किया, बिहार को बर्बाद किया, इस बार बिहार जो है उन लोगों को सबक सिखाएगा और परिवर्तन करेगा। तो साफ साफ यहां सुन रहे थे आप तेजस्वी यादव को। वहीं नाम बदलने का तंज अखिलेश यादव ने भी कसा है। दोस्तों, उत्तराखंड में नाम बदलने की राजनीति पर अखिलेश यादव ने कहा था कि इसे उत्तर प्रदेश 2 कह देना चाहिए। इसके साथ ही, इसलिए क्यों ऐसा कहा उन्होंने उत्तर प्रदेश 2, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी नाम बदलने का क्रम लगातार जारी है। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश का भी स्वागत किया है। एक ट्वीट देखिए अखिलेश यादव का। इस ट्वीट में अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के करीब 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। ये साफ कह रहे हैं। सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और न ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं हत होती हैं उनका न तो कोई मुआवजा दे सकता है और न ही कोई पूरी तरह पूर्ति कर सकता है। परिवार वाला कहे आज का,
नहीं चाहिए भाजपा। ये बात यहां पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव। नाम बदलने की कवायद, बुलडोजर एक्शन, नवरात्रि में मटन और शराब की दुकानें बंद करना, ऐसे कई फैसलों में अब बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। अभी महाराष्ट्र में शराब और मीट की दुकानें बंद करने पर आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि अपना हिंदुत्व हम पर न थोपें। आदित्य ठाकरे को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कि अपना हिंदुत्व हम पर न ठोकें। सुनिए। एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है कि नवरात्रि का वक्त है तो रोड पे जो मटन और जो भी नॉनवेज बिकता है उसे बंद किया जाए। उस पर आप हर एक राज्य में अपने अपने धर्म की परिभाषा अपने राज्य के हिसाब से होती है, अपने संस्कार अपने प्रथाओं से होती है। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जैसे हमारे परिवार में हमारी अष्टमी को जो प्रसाद चढ़ता है उसमें प्रॉन्स होता है, फिश होता है, मटन होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपके संस्कार हम पे ना ला दे, आपका हिंदुत्व हमारे हिंदुत्व पे ना ला दे, यही हमारी बात है। कोई जाति कहीं से ना हो, हम अपना मराठमोड़ा जो हिंदुत्व है उसी का पालन करते आएंगे। ये कहीं से कुछ लोग अपने पब्लिसिटी के लिए एशंसी ना करें। और अगर मैं तो यही कहता हूँ, ये यूजर फी कचरे के जो है वो एशंसी पे लगा दे, क्योंकि सारा कचरा उधर ही है। शिवसेना नहीं, वो एशंसी गठ है। और कॉमेडी क्लब वही भी स्थापन कर दे, क्योंकि जो देखने गए थे कॉमेडी क्लब में उन पे भी नोटिस मारते हैं। तो सुन रहे थे यहां पे आप आदित्य ठाकरे को। विपक्ष के इन तमाम हमलों के बीच कांग्रेस ने जिस तरह मोदी सरकार को संसद में घेरा हुआ है और बार बार उसे बुनियादी सवालों पर कांग्रेस ला रही है, वो बीजेपी के लिए बड़ी उलझन है दोस्तों। आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जनगणना में देर की जा रही है, जबकि युद्ध के वक्त भी जनगणना पूरी कराई गई थी। खड़गे ने यह भी कहा कि हमारे देश में हर 10 साल पर होने वाली जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। 1881, आप याद कीजिए, ये 2025 है। 1881 में शुरू हुई थी। तमाम आपात हालात, युद्ध और दूसरे संकट आए, लेकिन यह काम यानी जनगणना का काम जारी रहा। 1931 की जनगणना के दौरान जातिगत जनगणना भी कराई गई थी। इस जनगणना के पहले गांधी जी ने कहा था कि जैसे अपने शरीर की पड़ताल के लिए हमें पेरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ता है, उसी तरह जनगणना किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण होती है। दूसरे विश्व युद्ध और 1971-72 में भारत पाक युद्ध के बावजूद उस समय जनगणना हुई थी। इतिहास में पहली बार भारत सरकार ने जनगणना में रिकॉर्ड देरी की है। यह बात कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो कुल मिलाकर बीजेपी सरकार के लिए संसद सत्र काफी चुनौतियों से भरा साबित होने जा रहा है। कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं और इन मुद्दों में मोदी हालात संभालने में नाकाम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या कल का दिन दे जाएगा मोदी को बड़ी टेंशन? आइए इसकी चर्चा करेंगे। वक्फ बिल पर ये देखिए, इधर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक चल रही है। यह सिर्फ कांग्रेस नेताओं की बैठक नहीं है, यह इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक की तस्वीरें हैं जो सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम नेता, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता प्रतिपक्ष और उधर नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा दोनों बैठे हुए हैं और इनके साथ गहन चिंतन मनन इस वक्त हो रहा है। आखिर क्यों वक्फ संशोधन बिल? क्या बीजेपी के सहयोगी बिगाड़ रहे हैं गणित, या उधर वक्फ संशोधन बिल पर सरकार के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएगी? क्या गिर जाएगी सरकार? ये सारे सवाल, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते। जरा स्क्रीन पर ले आइए उन तमाम हमारे साथियों को। देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमरेंदु उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, शकील जी हैं, सीधे राज्यसभा लोकसभा कवर करते हुए सीधे पहुंचे हैं भाग के जल्दी। शकील जी आपका स्वागत। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी आपका स्वागत, और प्रोफेसर रविकांत जी आपका स्वागत। आप तो उस प्रदेश में हैं जहां नाम बदलने का क्रम अभी भी जारी है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तराखंड को भी उत्तर प्रदेश 2 कह दिया जाए। ऐसे भी उत्तर प्रदेश से ही निकला है उत्तराखंड, तो डीएनए में तो वही है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब डीएनए की बात कर रहा हूं तो योगी आदित्यनाथ वहीं उत्तराखंड से तो उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, शायद मैं गलत नहीं हूं। तो इसलिए आखिर वही तो होगा, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वही उत्तराखंड में होगा। लेकिन यहां चर्चा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की नहीं दोस्तों,
चर्चा यहां पर सीधे सीधे आखिर वक्त पे होने क्या जा रहा है, इसकी चर्चा। लेकिन उससे पहले संसद में आज हुआ क्या? एक तरफ जनगणना की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसकी गहन चर्चा करने की जरूरत है। शकील जी, आपके पास आना चाहता हूं सीधा। क्या चल रहा है संसद के अंदर, क्या चल रहा है नेता प्रतिपक्ष के साथ, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष के साथ, और वो भी इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक की तस्वीर अभी हम लोग देख रहे थे वो, और क्या कुछ चल रहा है उधर पटना में, जरा बताइए। अभी इस वक्त जो है नए संसद भवन में विपक्षी दलों की ये मीटिंग चल रही है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के नेता शामिल हैं। ये मीटिंग जो है अभी थोड़ी देर बाद ख़त्म होगी, तो उसका क्या अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। और ये बिल्कुल जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें हैं। मीटिंग शुरू होने के तत्काल बाद की ये तस्वीरें हैं जो हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं। कांग्रेस ने अभी अभी एक व्हिप जारी किया है, अपने सारे सदस्यों से कहा है कि वो ठीक 11 बजे पहुंच जाएं, और जब तक ये वक्फ बिल पर ख़त्म न हो जाए, कार्रवाई ख़त्म न हो जाए लोकसभा की, उस समय तक रहें संसद में। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे भी उसने कहा है, अपने सहयोगी दलों से इंडिया गठबंधन के, कि वो भी अपने लोगों को इंश्योर करें कि सब आएँ। और कल जो है ये 11 बजे क्वेश्चन आवर शुरू होगा, और 11 बजे क्वेश्चन आवर शुरू होने के तत्काल बाद ही 12 बजे से 0 आवर न करके लोकसभा में सीधा ये बिल पेश कर दिया जाएगा। बीजेपी के लिए ये एक ऐसा तरीका है जिसको वो लगातार 11 साल से अपना रही है, ध्रुवीकरण का, विभाजन का, नफरत फैलाने का। उसे लगता है कि जो वो जीत रही है, जो उसको वोट मिल रहे हैं, उसका कारण और एकमात्र कारण यही है। तो बिहार चुनाव से पहले ये इसको फिर से एक बार आजमा रही है, लेकिन ये एक बड़ी परीक्षा साबित होगी उनके सहयोगियों के लिए, जो कई पार्टियां हैं, मुख्यतः तो 4 पार्टियां हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की, चिराग पासवान की और जयंत चौधरी की। तो इनका ये बड़ा इम्तहान होगा कि वो इस पे क्या स्टैंड लेते हैं। कल उन्हें कुछ ना कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर वो चुप भी रहते हैं, अगर वो वोटिंग से बाहर भी रहते हैं, तो भी वो सरकार का समर्थन माना जाएगा। इसलिए जो चंद्रबाबू नायडू ने एक लॉजिक दिया है कि हमारे संशोधन मान लिए गए, उसको उनकी पार्टी के लोग भी और उनके प्रदेश के लोग भी, आंध्र प्रदेश के लोग भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो संशोधन क्या माने गए हैं, इसकी फाइनल कॉपी जो बिल पेश होना है अभी तक सदस्यों के पास नहीं पहुंची है। अभी सिर्फ जबानी जमा खर्चे की मान लिए हैं। जब तक वो कॉपी ना मिल जाए बिल की, जो अभी तक नहीं मिली है, जो आमतौर पे एक दिन पहले मिल जाती है, तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या संशोधन माने हैं और क्या संशोधन नहीं माने हैं। ये जो मीटिंग है कांग्रेस ने थोड़ी देर पहले ही प्लान की थी, और आप देखिए कि थोड़ी देर पहले ही प्लान करने के बाद 6 बजे से किस तरह से सारे के सारे नेता वहाँ मौजूद हो गए हैं। आपको दिख रहे हैं, इसमें समाजवादी भी हैं, इसमें डीएमके भी है, इसमें शिवसेना भी है, इस सब पार्टी के सारे आरजेडी भी है, सारी पार्टी के नेता लोग बैठे हुए हैं इसमें। और अभी थोड़ी देर में ही इसकी जो है ब्रीफिंग होगी, जिसमें बताया जाएगा कि उन्होंने, विपक्ष के नेताओं ने क्या तय किया है। दूसरा, आप यूपी की बात कर रहे थे, तो यूपी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अखिलेश यादव जो है बहुत तगड़ा स्टैंड ले रहे हैं, और अखिलेश यादव के इस स्टैंड से जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य पार्टी वही है, तो उससे कांग्रेस को भी बहुत मदद मिल रही है। तो अभी अभी कांग्रेस ने कहा है, बड़ा सीधा अटैक किया है मुख्यमंत्री योगी के ऊपर कि इन्हें दिल्ली पहुंचने की बहुत जल्दी है। पवन खेड़ा ने अभी अभी कहा है। लेकिन ये दिल्ली पहुंचने से पहले जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जरा उन्हें पहले अपने इन दोनों लोगों से पूछ लेना चाहिए कि क्या ये उचित है। इन दोनों से मतलब योगी जी और अमित शाह जी से। तो राजनीति एक बड़े मजेदार मोड़ पे आ गई है इस वक्त पे। मोदी जी इस बात पे अड़े हुए हैं
कि वो केवल ध्रुवीकरण के जरिए ही सत्ता में रहेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। बाकी सारे मुद्दे जो हैं वो एक तरफ और हिंदू मुसलमान एक तरफ। वक्फ बिल के जरिए वो समझ रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने रमज़ान के अलविदा जुमे के लिए समझा, ईद के लिए समझा, लेकिन क्या उससे हुआ? अभी तक देश की जो बहुसंख्यक जनता है वो इसको नकारती रही है। 35, 36, 37% वोटों के सहारे वो अभी तक सरकार चला रहे हैं। इसीलिए तीसरी बार अगर किसी को जनता जिताती है तो भारी बहुमत से जिताती है, वो उसे पसंद करती है, मगर तीसरी बार सिर्फ 240 पे ही उन्हें रोक दिया है। तो कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है, बड़ी इम्पोर्टेंट इस पे बहस होगी, सारी पार्टियां इसके लिए तैयारी कर रही हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि सबके स्टैंड क्लियर है। ये जो 4 पार्टियां हैं किस तरह से अपना स्टैंड वहां रखती है। चंद्रबाबू नायडू ने बोल जरूर दिया है, मगर उनके लोग क्या भाषण देंगे, किस तरह बिल का समर्थन करेंगे और उसमें क्या क्या प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे, क्या क्या वो कहेंगे कि ये गार्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए और वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ये सब नहीं कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्लियरिटी हो जाएगी सारी की सारी कि वे भी इस विभाजन के, नफरत की राजनीति के समर्थक हैं। तो चौधरी चरण सिंह की जो राजनीति थी वो जयंत चौधरी किस तरह निभाते हैं, जो चिराग पासवान हैं वो क्या करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो नीतीश बाबू के लिए है। नीतीश बाबू अपने आप कोई फैसला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर अपने आप वो फैसला ले सकते हैं तो शायद कुछ और फैसला होगा, लेकिन उनके अधिकारी या 4 लोग जो बीजेपी के ही लोग हैं मूलतः उनकी पार्टी में, वो फैसला लेते हैं तो वो क्या होगा और उसके बाद नीतीश कुमार की राजनीति क्या होगी, किस तरह उनका जो है वाटरलू साबित हो जाएगा। ये वक्फ बिल उनके लिए वाटरलू साबित हो सकता है, तो ये देखने की बात होगी। जी राजीव जी। जी, क्या नीतीश कुमार के लिए वक्फ बिल जो है वाटरलू साबित होगा या कुछ और? क्या यहां नीतीश बाबू परेशान हैं, फंसे हुए हैं? 15 मिनट आखिर उन्होंने बंद कमरे में अपने नेताओं से क्या बातचीत की, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इधर जो तस्वीरें अभी आप देख रहे थे, इंडिया गठबंधन क्या कुछ करने जा रहा है और चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया है कि हम समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हमारी सिफारिशें मान ली गई हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू की राजनीति इसी ढंग से चलेगी या कुछ बदलने जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। और यह भी कि कल जब वक्फ बिल 12 बजे सदन में, लोकसभा में पेश होने जा रहा है, तो उससे पहले क्या क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, देश की तस्वीर कैसे बदलती है। मोहम्मद अशफाक करीम जो जेडीयू के नेता, वो जो बात कह रहे थे, शुरुआत में आपने पहली बाइट उनकी सुनी, उन्होंने जो कहा कल का सवेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसा ही होने जा रहा है? प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव जी। हाँ देखिए, कल का सवेरा जो है महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है, पर जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल पर सियासत दिख रही है, बीजेपी स्वयं आश्वस्त नहीं है कि उसका ये बिल लोकसभा में पारित होगा। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमित शाह के बयानों को देख लीजिए। उन्होंने ये कहा है कि वक्फ बोर्ड बिल पेश होगा, ये नहीं कहा है कि पारित होगा या पेश करके रहेंगे, कहा उन्होंने पारित करके रहेंगे, ऐसा नहीं कहा है। तो इसका मतलब संदेह उनके मन में है और इस मुद्दे को सबसे ज्यादा बीजेपी, चूंकि बिहार का चुनाव है तो वो बिहार के चुनाव में इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, तो वो पेश कर रही है। पेश करना उनकी राजनीतिक जरूरत है, लेकिन इसको पारित कराने की संख्या उनके पास है नहीं। और नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर सबकी नजर है। कल के दिन उनकी पार्टी हो सकता है 2 तरह से मतदान कर दे। कुछ लोग वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में कर दे, जो पार्टी का सवर्ण धरा है, जो खुल करके वक्फ बोर्ड के समर्थन में बोलता दिखा है, तो वो समर्थन कर दे, और बाकी कुछ विरोध कर दे। और नीतीश कुमार का ऑफिशियल लाइन सामने आए नहीं, व्हिप वो जारी करे नहीं, इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है। तो ये बिहार में उनकी राजनीति को
निश्चित रूप से ठेस पहुंचाएगा, चोट पहुंचाएगा अगर नीतीश कुमार इस तरीके से छोड़ देते हैं तो। लेकिन उनके पास एक मौका है जब वो अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट करें, जिस लाइन पर वो चलते रहे हैं। और वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करना क्यों जरूरी है, ये भी समझना समझाने की जरूरत है। ये हिंदू मुसलमान का मामला थोड़े है भाई, दूसरे भी धर्म के तो अपने अपने संगठन ये हैं, कुछ ना कुछ संस्थानें हैं। सिख के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में क्या कोई गैर सिख होता है क्या? ये तीर्थ कोई ट्रस्ट है हिंदू में, तो उसमें क्या गैर हिंदू होते हैं क्या? लेकिन इसमें ये व्यवस्था की जा रही है। तो जो और भी बहुत सारी आपत्तियां हैं, तो उसको लेकर के आपको एक रुख रखना है कि क्या ये देश ऐसे ही चलेगा कि जिसका संख्या बल है, जो बहुसंख्यक हैं, वो अपनी संख्या बल के आधार पर अपने निर्णय थोपेंगे? क्या इसको ही लोकतंत्र कहते हैं? तो इस सोच के अगर साथ हैं तभी आप वक्फ बिल के साथ हो सकते हैं, सरकार के द्वारा पेश किए जाने वाले बिल के साथ हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, स्टेक होल्डर से पूछा जाए, उनसे बात की जाए, उनकी सहमति ली जाए और तब कोई कानून बनने चाहिए, बदलाव होने चाहिए, तो ये स्थिति है नहीं। वो क्या रहा है कि वक्फ बोर्ड बिल का विरोध वैसे लोग कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो बीजेपी के आनुषंगिक संगठन जो अपने आप को हिंदुत्ववादी होने का दावा करते हैं, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं ताकि ये बताया जा सके कि हम ये राष्ट्र जो है एक धर्म के लोगों का है और वो जैसे चाहेगा वैसे होगा। दूसरे धर्म के लोग जो है वो दूसरी तरह की नागरिकता रखते हैं, यानी हिंदू राष्ट्र का इनका यही कॉन्सेप्ट है। उस हिसाब से ये कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड बिल का वो स्टेक होल्डर नहीं है जो लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमसे बात कीजिए। इसमें जो समिति बनी, उस समिति का भी जो हश्र हमने देखा है, जो समिति के सदस्यों को बोलने नहीं दिया गया, समिति की रिपोर्ट बनी उसको पढ़ने का वक्त तक नहीं दिया गया, तो ये कैसी समिति बनी भाई? तब तो समिति में हमेशा सत्ता पक्ष के ज्यादा लोग होते हैं, तो क्या मनमानी करेंगे? क्या यही डेमोक्रेसी है? तो इन सब की परीक्षा का वक्त है। इसमें अपोजिशन को पूरी ताकत के साथ विरोध करना चाहिए सरकार की इस टेंडेंसी का, क्योंकि ये लोकतंत्र विरोधी है। ये स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लिए बगैर कोई कानून बनाने वाली सरकार बन रही। इससे पहले हमने कृषि कानून में भी देखा था, किसानों को विश्वास में लिए बगैर वो कृषि कानून लेकर आ गए थे, तो उनको पीछे हटना पड़ा था। वक्फ बोर्ड बिल में भी उनको पीछे हटना ही पड़ेगा। मगर चूंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए बीजेपी इसको अंजाम तक पहुंचाएगी नहीं। इसको सिर्फ नारे बना करके, उसको पेश करके, उस पर उद्यम मचा करके, उस पर हंगामा करके सिर्फ राजनीति करना उनका मकसद है। ये साफ तौर पर दिख रहा है, बीजेपी राजनीति करना चाह रही है। इस विषय पर पारित कराना अभी हमें नहीं लगता कि बीजेपी के वश में है कि वो लोकसभा या राज्यसभा में इसको पारित करा दे। इसके बावजूद कि चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिला है, मगर पारित करना एक मुश्किल काम होगा। ये कॉन्फिडेंस अमित शाह को भी नहीं है कि वो पारित करा लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंस अमित शाह को भी नहीं है। और अगर ये कॉन्फिडेंस होता तो ये राज्यसभा में लेके आना चाहिए था, लोकसभा में क्यों ला रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं, फिर हमारे और साथी, दोनों साथी के पास, प्रोफेसर रविकांत जी के पास आऊंगा। प्रशांत जी, लोकसभा अभी तक हम लोगों ने यही देखा, पहले राज्यसभा क्योंकि वहां पर बहुमत और वहां पास करा के फिर लोकसभा लेके गए। यहां पहले ही लोकसभा में यानी पहली बाधा पार कर लो, या यहां डाल दो, उसके बाद 2 दिन बाद सब खत्म, फिर इंतजार करेंगे, चुनाव बीत जाएगा, वक्फ बिल पे चर्चा होती रहेगी, नीतीश बाबू को भी थोड़ा सा मसाला मिल जाएगा क्योंकि वोट बैंक जो उनका जो है वो ना खिसक जाए। ये सारे गणित हैं क्या? इसलिए ये सारी बातें यहाँ अलग अलग पॉइंट, छोटे छोटे टुकड़ों में डॉट्स दे रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं, जिसको आप मिलाते रहते हैं। जरा मिला के बताइए कि क्या
अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है, सियासत है, जिसमें कहा जाता है कि जहां लोग, विपक्ष के लोग सोचना छोड़ देते हैं, वहां से ये सोचना शुरू करते हैं। लेकिन यहां पर ये आगे की कहानी यही बनने जा रही है या कुछ और है? देखिए, राजनीतिक रूप से राजीव जी अगर देखें तो वक्फ बिल उतना ही बड़ा पॉलिटिकल भूचाल लाएगा जैसे मंडल की राजनीति आई या जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला उठा। उसने भारत की राजनीति को अगले कई दशकों के लिए बदल दिया था। वक्फ का बिल भी भारत की राजनीति का स्वरूप बदल देगा, उसका उसका जो पूरा नक्शा है वो बदल देगा। अब जरा इसकी पॉलिटिक्स को समझते, बाकी चीजें तो राजीव जी हम लोग बहुत कई प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। देखिए, एक मोटी लकीर खींची हुई है, इसमें बारीक और बहुत महीन बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। एक मोटी लकीर खींची हुई है कि उस लकीर के उस तरफ कौन है, उस लकीर के इस तरफ कौन है। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है, वो रहेंगे, इसके उससे उनकी गंभीरता मालूम होती है। अब ये बिल जो अरिथमेटिक है, जो गणित है, जो अंक गणित है लोकसभा का और राज्यसभा का दोनों का, ये बिल पार्लियामेंट में बगैर जेडीयू, बगैर टीडीपी, बगैर चिराग पासवान की पार्टी और बगैर जयंत चौधरी के पास नहीं हो सकता जी। ये बिल पास होता है, इसका मतलब है कि इनकी सहमति है, और अगर इनकी सहमति नहीं है तो उनको आज रात में ही बोलना पड़ेगा। कल संसद बैठे उसके पहले अपना रुख साफ करना पड़ेगा, वरना वो लकीर के उस तरफ दिखाई देंगे। तो मतलब आपका ये कहना है कि ये जो 4-5 नेता हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो या चिराग पासवान हो, खासकर ये 4 नेता अगर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं आज, और ये उधर रहते हैं यानी वक्फ बिल के सपोर्ट में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं, उस चीज का साथ दे रहे हैं जिसके खिलाफ पूरा का पूरा अल्पसंख्यक वर्ग है। और ऐसे में उसकी सियासत किस दिशा में जाएगी ये भी देखना होगा। लेकिन आप दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं। बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल मोटी लकीर है, इसमें कोई गोल मोल की गुंजाइश नहीं है। एक लकीर है उस तरफ, यानी अगर चंद्रबाबू नायडू लकीर के उस तरफ जाते हैं, नीतीश कुमार उस तरफ जाते हैं, इसका मतलब है कि आप हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप न केवल मुस्लिम विरोधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप दलित और ओबीसी विरोधी पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। आपने मनुवाद के पूरे पॉलिटिक्स को अपना लिया है। तो ये मोटी लकीर है, केवल वक्फ बोर्ड केवल हिंदू मुसलमान का मामला नहीं, जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे थे। एक बात। दूसरी बात कि बीजेपी की मजबूरी आप समझिए, धारा 370 हटाया पिछली बार सत्ता में आने के बाद, 2024 के चुनाव में उसका कोई फायदा नहीं मिला। फायदा मिला होता तो 240 संख्या नहीं होती, 400 पार होती। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, 63 से 33 सीटें, 62 से 33 सीटें हो गई, 29 सीटों का नुकसान हो गया, अयोध्या हार गए। तो अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किस मुद्दे पर वो जाएंगे। और एक आखिरी बात, देखिए बीजेपी के पिछले एलाइज हैं, जो ममता बनर्जी को भी आप मान लें, डीएमके को भी मान लें, शिवसेना को भी मान लें, बीजेपी के जो बीआरएस मान लीजिए, बीआरएस को मान लीजिए, फिर नवीन पटनायक को मान लीजिए जी, बीजेपी के पिछले अलायंस पार्टनर्स, बीजेपी के मौजूदा अलायंस पार्टनर्स और भविष्य में होने वाले अलायंस पार्टनर बगैर मुस्लिम वोट के अपनी राजनीति नहीं कर सकते। तो क्या बीजेपी ने तय कर लिया है कि अगले 20 साल वो अकेले चुनाव लड़ेगी, अकेले सरकार बनाएगी? इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी के अंदर है? ये तय कर लिया होगा तभी वो जा रहे हैं। क्या मध्यावधि चुनाव की तैयारी में है? क्योंकि सिर्फ बिहार के लिए ये नहीं हो रहा है, ये राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला
एक कदम है। और साथ साथ कल 2 अप्रैल है, लगातार ट्रंप धमकियां दे रहा है। आज उसने कह दिया है कि भारत भयंकर रूप से टैरिफ गिराने पर राजी हो गया है, यानी भारत ने सरेंडर कर दिया है, ये ट्रंप का कहना है। ये सब खबरें आएंगी, उसको उन खबरों का हेडलाइन मैनेजमेंट भी इसी वक्फ बोर्ड से आ रहा है। नहीं, उसमें एक बात और जोड़ दीजिए आप। आज शेयर मार्केट देखिए, लहूलुहान हो गया है। शेयर मार्केट आज लहूलुहान है। 1400 पॉइंट लगभग शेयर मार्केट गिर के बंद हुआ है। 1390.41 लगभग 1400 पॉइंट, और ये रिकॉर्ड है। 2 तारीख अभी आई नहीं, तो उसमें ये भी जोड़ दीजिए जी कि 2 तारीख को जो होने जा रहा है, और ट्रंप ने आज ही कहा है, अमेरिका के हिसाब से कल रात में कहा है कि भारत ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया है, वो सारे टैरिफ कम कर रहे हैं। तो इसका एक बड़े पैमाने पर आर्थिक इम्प्लीकेशंस हैं, उसका असर होगा भारत की राजनीति में। उसको उसका हेडलाइन मैनेजमेंट भी है। लेकिन उससे बड़ी बात कि बीजेपी वक्फ बोर्ड के जरिए एक नया अयोध्या ढूंढ रही है, एक नया राम मंदिर का मुद्दा ढूंढ रही है। वो कामयाब होगी कि नहीं होगी अलग बात है, लेकिन फिलहाल उनकी मजबूरी है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर साहब, क्या होने जा रहा? भविष्यवक्ता तो आप नहीं हैं, लेकिन अच्छे एनालिटिक कर लेते हैं, यानी आप अच्छा विश्लेषक हैं, अच्छा विश्लेषण कर लेते हैं। और आपसे ज़रा समझना चाहता हूं कि क्या सचमुच इस देश में एक भूचाल आने जा रहा है सियासी तौर पे? और जो बात यहाँ प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, उस पर गौर फरमाने की ज़रूरत है। क्या बीजेपी ने अगले 20 साल तक अपने दम पर अकेले, बिना किसी दूसरी पार्टी के साथ सहयोगी बने हुए चुनाव लड़ना चाहती है? तभी ये वक्फ बिल लेके आ रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या दूसरे दल, चाहे वो नीतीश बाबू हो, चिराग पासवान हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या जयंत चौधरी हो, ये तमाम नेता जो हैं ये मान के बैठे हैं कि अब हम भी पूरे के पूरे भगवा पार्टी बन जाएंगे, हमारे तमाम नेता जो हैं वो बीजेपी में प्रवेश कर जाएंगे, बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे? ऐसा है क्या? नहीं, इसकी संभावना तो अब फिलहाल नहीं दिखती है कि जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू हो, जयंत चौधरी हो, ये पूरी तरीके से बीजेपी के साथ चले जाएंगे, खास करके वक्फ बिल के मामले पर। हाँ, ये जरूर है कि फिलहाल कशमकश जारी है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो भूचाल आर्थिक रूप से आने वाला है, जो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, ट्रंप की मार को कैसे रोका जाए, लोगों की आंखों में कैसे धूल झोंका जाए, इसकी ज्यादा वो पूरा प्रयास दिखाई पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि वक्फ बिल पर अभी तक नरेंद्र मोदी खामोश है। अमित शाह क्या बोलते हैं इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अमित शाह के बोलने के बावजूद कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी ने यू टर्न लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको वेट एंड वॉच की पोजीशन में है नरेंद्र मोदी, और फिलहाल ये चलेगा। अभी तो टैरिफ वाला मामला है, फिर बिहार का इलेक्शन आएगा, और बिहार के इलेक्शन में कैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए। कोशिश ये भी है कि नीतीश कुमार की जमीन को खत्म करके वहां भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर चुनाव बनाए, चुनाव जीते, या कुछ छोटे मोटे और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के वो सत्ता में पहुंचे। ये बीजेपी की कोशिश है, और नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। ये एक प्रयास चल रहा है पूरे तरीके से, लेकिन बीजेपी का हर प्रयास सफल नहीं हो सकता। और अगले 20 साल तक तो छोड़िए, उनकी ये हिम्मत नहीं है कि बिहार में माइनस नीतीश करके वो चुनाव लड़ेंगे। अगले 20 साल तो छोड़ दे, ये उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन बीजेपी को जो आता है कि अपने विपक्षी दलों को पहले अपने साथ जोड़िए, फिर उनको लोगों की नजर में गिराइए, और धीरे धीरे उनको खत्म कर दीजिए और पूरे तरीके से कब्जा कर लीजिए, जैसे उड़ीसा में किया, जैसे महाराष्ट्र में किया। यही कोशिश अब बिहार में दिखाई पड़ रही है। लेकिन
बिहार में नीतीश बाबू भले ही मानसिक रूप से वो अस्वस्थ दिखाई पड़ते हो, बीमार दिखाई पड़ते हो, कई बार इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी वो इतने अस्वस्थ हो गए हैं कि बीजेपी की चालबाजियों को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनकी जमीन को तो खोखला कर दिया गया है। उसमें से बहुत सारे लोग हो सकता है कि बीजेपी के खेमे में पहुंच जाएं या बीजेपी के हिसाब से वो काम करें, लेकिन नीतीश बाबू अभी भी उस कंडीशन में है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें तो पैदा कर ही सकते हैं। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो सीधे तौर पर माइनस नीतीश करके चुनाव लड़े, वो क्या जरूरत है। अभी जो अमित शाह ने कहा जब वो बिहार के दौरे पर थे कि एनडीए जीतेगी और एनडीए के ये लक्ष्य हैं, हम ये काम करेंगे बिहार में, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का क्या मतलब है? अगर हिम्मत थी अमित शाह में तो वो सीधे नरेंद्र मोदी बोल सकते थे कि बिहार में तो कोई नीतीश कुमार या तेजस्वी के बराबर का कोई उनके पास नेता नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकते थे कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एनडीए का चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आएंगे। लेकिन अभी उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो ये कह सकें कि साहब हम इस तरह चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार की हमें परवाह नहीं है। तो वक्फ बिल के मुद्दे पर भी अभी चंद्रबाबू नायडू ने तो सीधे मुसलमानों के बीच में जब वो इफ्तार में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा करेंगे, और वहां तो अगर केवल आप वोटिंग के हिसाब से देखें तो शायद वहां 9 या 9.5% मुस्लिम मतदाता है, लेकिन बिहार में जहां चुनाव सामने हैं 2-3 महीने के बाद, वहां 17% मुस्लिम वोटर्स है, और उसको माइनस करके कैसे बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। जीतन राम मांझी ने कल क्या बोला और जीतन राम मांझी के बेटे ने कल क्या बोला, वो भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। चिराग पासवान ने खुल करके अभी क्या बोला था कुछ दिनों पहले, ये कहा कि भाई मैं जिस मंत्रालय में काम करता हूं उसका आप सवाल पूछिए, कहां ईद की नमाज होगी और किसकी कब्र खोदी जाएगी, ये सवाल नहीं पूछिए हमसे, हिंदू मुसलमान के सवाल मत पूछिए। तो ये सीधे दिखाता है कि बिहार में भी चीजें उतनी सरल नहीं है बीजेपी के लिए। जीतन राम मांझी तो नीतीश कुमार से नाराज होकर के अलग गए थे, लेकिन उनके बेटे और खुद जीतन राम मांझी जब ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को ही अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाना चाहिए, तो ये अमित शाह के लिए भी मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा ना कि अगले 20 साल तक तो छोड़ दीजिए, इतनी कहां उनमें हिम्मत है। भले ही वो कहें कि हम 50 साल तक राज करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो पूरा बिल लाया जा रहा है वो कोशिश वही है जो प्रशांति ने कहा कि कैसे हेडलाइन मैनेजमेंट होगा, लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, लेकिन असल में खेल जो है कि उस पर आप उसको धीरे धीरे करके बिहार का चुनाव निकालें और उसके बाद फिर सरेंडर कर दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी तक खामोश है। बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं और उधर परेशान क्यों हैं अमित शाह? क्या मैनेजमेंट, जो फ्लोर मैनेजमेंट है संसद का, वो नहीं हो पा रहा है, या यहां पर ज्यादा परेशानी में फंस गई है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार? भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि ये अगर एनडीए के दूसरे साथी सहयोगी अगर वक्फ बिल पे अपना हाथ खींचते हैं तो फिर क्या होगा? दूसरी तरफ इस बिल को जब आएंगे शकील जी के पास तो उनसे और थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि आखिर इस बिल को राज्यसभा नहीं लोकसभा में क्यों लाया जा रहा है, उनसे समझेंगे। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखते हैं आप नीतीश बाबू और इधर सबकी चर्चा हो रही है, और साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं, ऐसे दल भी हैं जो अब खुल के जगन मोहन रेड्डी खुल के बोल चुके हैं हम साथ नहीं देंगे, बीआरएस खुल के अब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, नवीन पटनायक को भी, नवीन बाबू को भी अब समझ में आ गया है कि अरे बहुत बड़ी गलती कर दी है, पिछले 10 साल से लगातार साथ देते रहे और यहां मालूम हुआ कि नीचे से किसी ने पूरी की पूरी चादर ही खींच ली। कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, ये भारतीय जनता पार्टी खेल तो जबरदस्त कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन घिरी हुई भी जबरदस्त तरीके से दिखाई पड़ रही है।
और इस वक्फ बिल के जरिए राजीव जी सिर्फ एनडीए के ही अंदर की जो चीजें वो सामने नहीं आएंगी, उनके अंतर विरोध नहीं आएंगे, बीजेपी के खुद के अंदर के अंतर विरोध भी बहुत से सामने निकल कर आएंगे। और ये भी निकल कर आएगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में ट्विनिंग कितनी अच्छी है, और जो क्राइसिस मैनेजमेंट कहा जाता है उस क्राइसिस मैनेजमेंट में ये दोनों एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं कि अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, या क्राइसिस मैनेजमेंट इस तरीके का है कि अमित शाह काम बिगाड़ो और काम बिगाड़ने पे अगर ठीक ठाक काम बन जाए तो ठीक है, वरना फिर मोदी जी आकर जो है वो कह देंगे मेरी तपस्या में कमी रह गई। तो इस तरीके की रणनीति पर भी क्या बीजेपी काम कर रही है, ये भी राजीव जी खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी पर दबाव बढ़ा है राजीव जी, अब हालांकि कहा जा रहा है साहब कि वो अभी तक जो बयान आए वो प्रवक्ताओं के राजीव जी बयान आए हैं कि साहब हम जो है समर्थन करेंगे और चूंकि हमारे संशोधन मान लिए गए, लेकिन असली बात जो है वो कल सदन में होगी जब बिल जो है वो सामने रखा जाएगा। क्योंकि जो अगर संशोधन आपके मान लिए गए हैं, ठीक है, तो आप अपने संशोधन बता दीजिए कि आपने कौन से संशोधन रखे थे जो मान लिए गए हैं, और अगर वो संशोधन मतलब ये बताना होगा उनको आज रात में कि हमने ये संशोधन रखे थे। जैसे आज संजय झा ने कुछ अपने बताया कि हमने साहब ये संशोधन रखे हैं, और उन्होंने भी ये आशा व्यक्त की है कि हमारे मान लिए जाएंगे। ये नहीं कहा उन्होंने कि मान लिए गए, उनका हमें आशा है कि मान लिए जाएंगे। और ललन सिंह ने कहा कि हम अपनी जो है वो रणनीति जो है वो हम इस पे अपनी जो स्थिति है वो हम सदन के अंदर स्पष्ट करेंगे। तो यानी राजीव जी अभी बिल चूंकि नहीं आया है तो इसलिए जो सहयोगी दल हैं उनको भी पता नहीं है कि इस बिल के अंदर क्या है। तो जब तक ये मालूम नहीं पड़ जाए इस बिल के अंदर क्या है, तब तक ये कैसे जो है इसके तरीके से कहा जाए करेंगे। मुझे राजीव जी जो लगता है वो लगता ये है कि बिल पेश किया जाएगा, बिल पेश करने के बाद 12 घंटे इस पर चर्चा कराई जाएगी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे, और आखिर में मोदी जी या अमित शाह जी इसका जवाब देने के लिए आएंगे, और फिर कहा जाएगा कि तपस्या में कमी रह गई, हमारे साथी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसको हम फिर से जेपीसी में भेज रहे हैं या इसको अभी हम मुलतवी कर रहे हैं। तो यानी एजेंडा जो सेट करना है वो एजेंडा सेट कर लिया जाएगा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, और एक तरीके से जो सहयोगी दल है उनको भी बेनकाब कर दिया जाएगा कि ये कितने जो है नीचे दब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो यानी नीतीश, नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, इनको बीजेपी बेनकाब करेगी, कोई दूसरा नहीं। ये किस हद तक जो है सत्ता के लालच में गिर सकते हैं, ये बीजेपी खुद बेनकाब करेगी, और आखिर में जो है वो मोदी जी या अमित शाह जी कह देंगे कि तपस्या में कमी रह गई और अभी जो है हम इसको जेपीसी में फिर से भेज रहे हैं। जी मुझे लगता है बिल्कुल। शकील जी जरा आना चाहता हूं आपके पास, लोकसभा में बिल कितनी परेशानियां यहां हो सकती हैं या नहीं होगी परेशानी? देखिए, वो तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा परेशानियां हो, ज्यादा से ज्यादा बहस हो, ज्यादा से ज्यादा विरोध हो, और ये मुद्दा जो है जिंदा रहे। उन्हें हर बार नया मुद्दा लाना पड़ता है। शुरुआत इन्होंने की थी घर वापसी से, जब ये आए थे सत्ता में 2014 में, और उसके बाद एक के बाद 3 तलाक और दाढ़ी, टोपी, तहमत, नमाज, अजान सब लेते आए चले आइए। तो जब तक कोई भी मुद्दा जिंदा रहता है तब तक उन्हें लगता है कि उन्हें फायदा हो रहा है। 370 जब तक थी तब तक बीजेपी को लगता था फायदा हो रहा है। 70 साल राजनीति करी उन्होंने 370 के नाम पे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम जिंदा रखा। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भूल गई है बीजेपी भी, और सब कभी याद नहीं आती है, नहीं तो हर बार नारे लगते थे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी। तो इसलिए बीजेपी की तो कोशिश यही होगी कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रखा जाए, लेकिन उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके लिए जरूरी है कि ये मुद्दा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ताकि वो सवालों के घेरे से निकल जाए। तो यही सबसे मजेदार पहलू है इसका, कि इस बिल के ऊपर जो है उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो किस तरह बच के निकल पाती हैं, किस तरह बीजेपी पे दबाव बना पाती हैं। क्या उनके पास इतनी ताकत है कि वो मोदी जी से कह दें कि मोदी जी आपकी कुर्सी भी जा सकती है, और क्या उनके पास इतनी ताकत है कि वो ये समझ जाएं कि मोदी जी के बिना वो इससे मजबूत राजनीति कर सकते हैं। उन्हें जेल का डर नहीं होगा, उन्हें ईडी का, सीबीआई का डर नहीं होगा। तो ये सवाल जो है सबसे ज्यादा जो 4 पार्टियों का आपने नाम लिया, छोटी मोटी और भी कई पार्टियां हो सकती है, इनके लिए है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश बाबू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी। दूसरी बात, कांग्रेस और विपक्ष के लिए ये एकजुट होने का बहुत अच्छा मौका है। अभी आपने देखा, अभी
मीटिंग चल रही है, अभी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई है और सब लोग उसमें बोल रहे हैं कि किस तरह से इस बिल का विरोध करना चाहिए। राहुल गांधी ने बोला है, राहुल गांधी का जो पूरी स्पीच है अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, राहुल बोल चुके हैं इसके ऊपर और बाकी लोग सब टन बाई टन इस पे बोल रहे हैं। तो कांग्रेस और विपक्ष के लिए तो ये एकजुट होने का बहुत अच्छा मौका है और ये बताने का मौका है कि वो जो संविधान के मूल सिद्धांत है उनके लिए किस तरह अडिग रह सकती है, किस तरह लड़ सकती है। और यहीं पे वो सवाल पैदा होता है कि क्या ये केवल मुसलमान का मुद्दा है। सवाल फिर यही आएगा कि नहीं, फिर ये बात जो है दलित की, ओबीसी की, आदिवासी की, महिलाओं की, सबकी है। बीजेपी आज हमला कर रही है मुसलमान के ऊपर, लेकिन इसी तरह का हमला वो दलित, आदिवासी, महिला पे भी करती रही है, पिछड़ों पे भी करती रही है। वो आज सवाल करती है कि आप सड़क पे क्यों निकलते हैं, सड़क पे नमाज क्यों पढ़ते हैं। यही सवाल वो मंदिर जाते हुए दलित से पूछती है कि तुम मंदिर क्यों जाते हो, तुम मंदिर क्यों आए हो। आदिवासी के सिर पे तो पेशाब किया जाता है। महिलाओं के लिए भी आपने देखा ये बहस गोदी मीडिया कर ही नहीं रही है, वो करेगी भी नहीं, लेकिन इस बहस को जिंदा रहना चाहिए कि एक व्यवस्था जो दिल्ली में चल रही थी और हमने तो बहुत देखा है, इसके ऊपर लिखा है और खुद आंखों से देखा है बहुत, कि बड़ी सुचारू व्यवस्था थी। महिलाएं आती थी, पिंक टिकट लेती थी और आराम से सफर करती थी, न कंडक्टर कुछ पूछता था न कुछ होता था। शुरू में जो उन्हें परेशानियां हुई थी वो खत्म हो गई। अब नई बीजेपी की सरकार ने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। कहती है कार्ड बनवाओ, पिंक टिकट से काम नहीं चलेगा। वो कार्ड भी किसका? केवल दिल्ली की मूल निवासी महिलाओं का। गाजियाबाद की महिलाओं को फायदा नहीं, फरीदाबाद की महिलाओं को फायदा नहीं, गुड़गांव की महिलाओं को फायदा नहीं और बाकी देश की महिलाएं तो भूल ही जाएं इसको। अभी जब इस पे हमने लोगों से बात करी तो जाने कितनी महिलाओं ने कहा कि हम तो फलानी जगह से आते हैं, जो इनके शासित राज्य मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, और हमने सफर किया है इसमें। तो ये जो है मूलतः जो है ये महिलाओं के भी विरोधी हैं, क्योंकि इनकी जो बेसिक सोच है वो ये है प्रतिगामी, वापस समाज को, देश को 70 साल से पुरानी स्थिति में ले जाना, मनुवादी व्यवस्था लागू करना। तो मुस्लिम तो एक ढाल है, जब तक मुसलमान है मुसलमान पे हमला करते रहेंगे, लेकिन अगर मुसलमान बीच से खत्म हो जाए, आप सोचिए, तो फिर सबसे बड़ा निशाना इनका दलित होगा। तो इसलिए जो है इस बात को सब जानते हैं और ये जो बहस है ये बाकी सांसदों में भी है कि ठीक है ये अभी बिल ला रहे हैं, इससे मुसलमान के खिलाफ एक माहौल बनेगा। बोल दिया इन्होंने कि सब मुसलमानों ने काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ी, मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमान क्यों विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों का क्या लेना देना, और हम तो मुसलमानों का हित कर रहे हैं और इसमें महिलाओं को लाएंगे, मुस्लिम महिलाओं को, पसमानदा को लाएंगे। बहुत सारे इशू वो उठा रहे हैं। वो सारे इशू ये बताने के लिए है कि किस तरह से इस बिल को जो है ये बताया जाए कि बहुत अच्छा बिल है और ये मुसलमानों के हित में है। तो अब देखना ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बाकी जो दल है इनके सहयोगी वो क्या रुख अख्तियार करते हैं, और कांग्रेस और विपक्ष इस बिल के जरिए सिर्फ यहीं तक सीमित न रह के बाकी सारे इससे रिलेटेड मुद्दे हैं कि ये सरकार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को मानने वाली नहीं है। ये इस बिल में अगर वक्फ बिल है, मुसलमानों की संपत्ति है, मुसलमानों द्वारा दान दी गई है, तो ये इसमें अगर दूसरे धर्म के लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगी, उन्हें बोर्ड में लेगी, तो क्या सिखों वाले जो सारे के सारे ट्रस्ट हैं उसमें ये छोड़ देगी? क्या वहां नहीं जाएगा? क्रिश्चियंस में नहीं जाएगा? और हिंदुओं में भी जो है वो अलग अलग जातियों के अलग अलग कई ट्रस्ट हैं, कई संगठन हैं, ऐसा नहीं है। उसमें जो है दलितों के बहुत है, रविदास जी के नाम पे, अंबेडकर जी के नाम पे। तो रविदास और अंबेडकर के नाम पे जो संगठन है उन पे भी बीजेपी की निगाहें हैं, जो इंस्टीट्यूशन है उन पे भी बीजेपी की निगाहें हैं, ओबीसी के लिए भी उन पे भी निगाहें। तो ये जो इशू है बहुत दूर तक जाएगा और ये अच्छी बात है कि बीजेपी जितनी जल्दी एक्सपोज हो सके, जितनी जल्दी इस तरह के सारे विवादास्पद मुद्दे ला सके, तो वो अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी भी इस बात को जानती है कि वो चीज को लाएगी, लेकिन उसको फैसले तक ले जाएगी
या नहीं ले जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 दिन बचे हैं खाली। कल 2 तारीख है, कल लोकसभा में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि कल लोकसभा में ये पास हो जाए। लोकसभा में लंबी डिबेट हो सकती है। अभी 8 घंटे का टाइम दिया है, कांग्रेस ने मांग करी है 12 घंटे के टाइम की। तो अगर 12 बजे से शुरू होगा सुबह, तो 12 घंटे के टाइम का मतलब होगा रात के 12 बजना। तो ये कह सकते हैं ये कंक्लूड नहीं हुई है अभी बहस, उसको 3 तारीख में मिला सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसको पास किया जाए या पास कर दिया जाए तो फिर राज्यसभा में भी लाया जाए, इसको लिंगरान कर सकते हैं वो। और इसमें ही बीजेपी का फायदा है, और जो इनके सहयोगी दल है उनका इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो देखना है कि बीजेपी को फायदा मिलेगा या नीतीश बाबू को फायदा मिलेगा, क्योंकि बिहार का चुनाव मोदी जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बिहार जीत गए, उन्हें लगता है पश्चिम बंगाल भी वो जीत जाएंगे, और अगर बिहार हार गए वो, तो पश्चिमी बंगाल में भी इस बार भी उनकी दाल नहीं गलने वाली। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर बिहार जीत गए तो पश्चिम बंगाल जीत जाएंगे, लेकिन बिहार जीतेंगे कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रेम कुमार जी, बिहार की राजनीति को बहुत नज़दीक से आप जानते हैं। वक्फ बिल अगर सपोज पास हो गया, बिहार जीत जाएंगे क्या? बहुत गहमा गहमी है बिहार में। अमित शाह जी लौटे हैं, उसके बाद ईद का दिन आया, अलविदा जुम्मा का भी दिन था, जब सबने काली पट्टी बांध करके विरोध जताया। नीतीश कुमार पहुंचे थे पटना के गांधी मैदान में, उनका मुसलमानों ने स्वागत तो किया, लेकिन गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया, बहुत ठंडे में किया। वहीं से नीतीश कुमार जी ने सोचा कि भाई ये तो बहुत मुश्किल में है हम, और उन्होंने गुलाम गौस को लालू प्रसाद जी के पास में भेजा। वो दोनों के समान रूप से मित्र हैं। तो ये बिहार में बदलती हुई सियासत का एक जो तस्वीर पेश कर रही है ये घटना, क्योंकि एनडीए गठबंधन के भीतर नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अपने आप को कई तरीकों से, कि उनको उतनी सीटें मिलेंगी कि नहीं, उनके खिलाफ फिर से उनको हराने का तो प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। नए सिरे से वो बातें फिर से जिंदा हो गई हैं कि नीतीश कुमार एनडीए से में रह के चुनाव लड़ेंगे या फिर से महागठबंधन में आ जाएंगे। ये बात नए सिरे से पैदा हुई है, और हम तो कई बार बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए ये सूट ही नहीं करता है कि वो एनडीए से विधानसभा का चुनाव लड़े। समान परिस्थिति पैदा हो रही है। जब उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा था तो नीतीश कुमार ने क्या बोलकर छोड़ा था, कि बहुत समय से हम देख रहे थे कुछ हो ही नहीं रहा था, सब धीरे धीरे चल रहा था। तो उनका कहना था कि उनको संयोजक नहीं बनाया जा रहा था, उनको चेहरा नहीं बनाया जा रहा था। तो जिसको इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया उसको उन्होंने बिटर के फिर के खिलाफ बनाया, उन्हीं के पास में चले गए, ये वो कह रहे थे। अब एक बार फिर समान परिस्थिति नीतीश कुमार के पास है कि उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है कि कब सीट शेयरिंग हम करेंगे। सीट शेयरिंग के लिए बात भी उनसे नहीं हो रही है, और सब कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र में आपको याद होगा ऐसी स्थिति एकनाथ शिंदे के साथ भी हुई थी, उनसे पूछा ही नहीं जा रहा था, सीट शेयरिंग ही नहीं हो रही थी, नाराजगी भी आ रही थी। लास्ट आवर में उनको कंपेल करके जो फॉर्मूला दिया उस पर मजबूर किया था। तो क्या नीतीश कुमार अंतिम समय तक चुनाव में इंतजार करेंगे? नीतीश कुमार वैसे सियासतदान तो नहीं है कि आखिरी समय में जो सीट दे देंगे आप उस पर लड़िए। तो ये वो समय है बेचैनी का, जब वो देख रहे हैं कि विकल्प क्या है। समान परिस्थिति पैदा हो गई है कि उनको चेहरा नहीं बनाया जा रहा है, उनके साथ सीट शेयरिंग नहीं हो रही है, चुनाव के बाद उनका क्या होगा बताया नहीं जा रहा है। तो ऐसे गठबंधन में वो कैसे रहें, ये हम कह रहे हैं लोकसभा से पहले जो परिस्थिति थी इंडिया गठबंधन में, वैसी परिस्थिति नीतीश कुमार के लिए एनडीए गठबंधन में बन गई है। अब उनके पास मौके ही मौके हैं एनडीए छोड़ने के। वक्फ बोर्ड बिल बहुत बड़ा मौका है जब वो एनडीए गठबंधन छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं छोड़ेंगे या छोड़ेंगे, मुझे अब भी लगता है कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नीतीश कुमार को एक फैसला लेना ही पड़ेगा, और अगर उनको
दिशा बदलनी है तो इससे मुफीद समय और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि निर्णय अभी नहीं लिए तो नीतीश कुमार पॉलिटिकली बिखर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, उनकी पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। और अगर अभी उन्होंने फैसला लिया तो एनडीए का जो हो, वर्तमान सरकार चली जाए, लेकिन आगे की सियासत में वो अपनी राजनीति को मजबूत कर रहे होंगे। ये समय नीतीश कुमार के लिए है। मैं नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन परिस्थिति यही है और नीतीश कुमार ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा लगता है, चूंकि उन्होंने जो गुलाम गौस को लालू प्रसाद जी के घर भेजा तो वो यूं ही नहीं है घटना। मित्र तो वो पहले से भी थे। लालू प्रसाद जी के मित्र गुलाम गौस जी आज से थोड़े हैं, लंबे समय से। आज ही मिलने क्यों गए? ईद के ही दिन मिलने गए। तो ये बात, ईद के दिन लालू प्रसाद जी आते गुलाम गौस से मिलने के लिए, गुलाम गौस जा रहे हैं लालू प्रसाद जी से मिलने के लिए। ये मार्के की बात है, ये समझने की बात है। तो बिहार की सियासत में ये वक्फ बोर्ड बिल जो है एक अवसर दे रहा है कि वो करवट बदले। अब इस पर क्या होता है बहुत जल्दी देखेंगे, अटकल की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अटकल की कोई आवश्यकता नहीं है। जरा प्रशांत जी आपसे भी समझना चाहता हूं, नीतीश बाबू की राजनीति पे खूब चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इन चारों की राजनीति की जो आप बात कर रहे थे उस पर जरा विश्लेषण जरूरी है। चार मतलब नीतीश, चंद्रबाबू नायडू, जयंत और चिराग। और बाबरी मस्जिद और कश्मीर का 370 का इशू, इसका जो इम्पैक्ट है वो उत्तर भारत के बाहर नहीं था, दक्षिण की राजनीति को उसने प्रभावित नहीं किया था। लेकिन वक्फ बिल का मामला पूरे देश को प्रभावित करने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के बाहर जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो सहयोगी हैं चाहे विपक्षी बेंचेस में हैं, वो सब की राजनीति को प्रभावित होगी इससे। अब वो फैसला नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को आज रात ही करना है। देखिए, उसमें कोई हमारी बात मान ली गई, बिल में अमेंडमेंट मान लिया गया, इसका कुछ मतलब नहीं है। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जो सेलेक्ट कमेटी बैठी उसको कैसे चली हम सब जानते हैं। 44 अमेंडमेंट रिजेक्ट हो गए उसमें विपक्ष के। तो अगर 44 अमेंडमेंट रिजेक्ट हो जाने के बाद वो बिल कैसा आया होगा, उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो बिल उसी मकसद से होगा जिस मकसद से बीजेपी पॉलिटिक्स करती है। उसका आगे जो भी हो, जैसे सीए को लेकर पूरे देश में इतना हंगामा मचा, अभी तक 5 साल से ऊपर हो गया सीए को पास हुए। कुल 350 लोगों को सीए के अंदर नागरिकता मिली है। कुल 350 लोगों को भारत का नागरिक बनाने के लिए, जो कि पिछले कानून से भी बनाए जा सकते थे, आपने पूरे देश में इतना बड़ा हंगामा कर दिया। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हैं चाहे वो विपक्षी दलों के, इन सब को अपनी पॉलिटिक्स को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे इसका असर होने जा रहा है और उसके लिए बहुत समय नहीं है। बहुत मोटी सी बात है कि आप लाइन के किधर खड़े हैं। बिल्कुल, आप वक्फ बिल के पक्ष में हैं कि वक्फ बिल के विरोध में हैं। उसके बीच में कोई गोल मोल की बात है नहीं कि उसमें ये है, ये नहीं है, ये हटा दिया गया, ये जोड़ दिया गया, ये इसकी गुंजाइश नहीं है। और अब विपक्षी पार्टियों के सामने, जो शकील जी कह रहे थे, विपक्षी पार्टियों के सामने, इंडिया गठबंधन के सामने बहुत बड़ा मौका है कि उसके पास जो स्टेट नहीं है, यानी आंध्र प्रदेश और बिहार, वहां पे वो कल से एक्टिव हो जाएं, वहां पर पब्लिक मोबिलाइजेशन, रैलियां, वो सब करना शुरू कर दें। आप विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाएं, क्योंकि अगर बीजेपी जिस तरीके से गंभीर दिख रही है, और मैं तो जो खबरें बाहर आ रही उसी से देखूंगा ना, कि अगर आपने व्हिप जारी किया है, इसका मतलब है कि आप बिल पास कराना चाहते हैं, आप केवल बिल को
वहां रख कर हेडलाइन बनाना नहीं चाहते हैं, तो अगर बिल पास कराना चाहते हैं तो इसका मतलब कि बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि उसको सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले किसी भी सहयोगी दल का समर्थन चाहिए ही नहीं, ना आज चाहिए ना भविष्य में चाहिए। आप समर्थन दे रहे हैं तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डर के देंगे, आपकी राजनीति वो चलने नहीं देगी। और आज की तारीख में राजीव जी, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही है शिवसेना भी इसका समर्थन नहीं कर सकती, कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। तो चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, ये अब पॉलिटिक्स उसके हिसाब से रीडिफाइन होने जा रही है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, देखिए वक्फ बिल से आप हेडलाइन मैनेजमेंट जो भी कर रहे हैं, इसका सीधा, जैसे राम मंदिर का मामला था, राम मंदिर में डायरेक्ट स्टेक होल्डर हिंदुओं का था कि उनको एक राम मंदिर मिल रहा था, वो उनको मिल गया, उसके बावजूद आपको उन्होंने अयोध्या में हरवा दिया। इसमें हिंदूज की स्टेक होल्डिंग है ही नहीं। वो आगे की बात है कि आगे वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन अभी मौजूदा जो वक्फ बिल है उसमें हिंदूज की स्टेक होल्डिंग नहीं है। दूसरी बात, जो ट्रंप के टैरिफ कल से लागू हो रहे हैं, जो आपने कहा कि स्टॉक मार्केट आज लगभग 1400 पॉइंट नीचे गिर गया, ये एक बड़ा संकेत आ रहा है। अगर ट्रंप WTO को नहीं मान रहा है तो आप यानी भारत या नरेंद्र मोदी सरकार के पास भी एक गुंजाइश है कि वो WTO को किनारे रख के टैरिफ लगाना शुरू करें। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी में वो पॉलिटिकल विल है? क्योंकि जो मुझे संकेत दिखते हैं कि ट्रंप केवल टैरिफ नहीं लगा रहा है, ट्रंप केवल आपके लोगों को वापस नहीं भेज रहा है, वो बार बार बोल कर रहा है जी। यानी वो पॉलिटिकल स्टैंड ले रहा है आपके खिलाफ। बाकी दुनिया के नागरिकों को वो भेज रहा है, आपके नागरिकों को हथकड़ी पहना के भेज रहा है। आपके ऊपर वो टैरिफ लगा रहा है तो रोज कह रहा है कि भारत ने सरेंडर कर दिया है। तो इसका मतलब है कि वो ट्रंप का पॉलिटिकल मोटिव है। क्या नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल लड़ाई अमेरिका से लड़ने के उसमें है, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा अगर करें, लेकिन वो क्या करेंगे? अब तो सोरोस का बहाना भी नहीं है, सोरोस पता नहीं कहाँ चले गए, अब तो ट्रंप है, माय डियर फ्रेंड ट्रंप है। और तीसरी और आखिर बात, नागपुर में जो हुआ है, अभी आप लोग बिहार के इलेक्शन की बात कर रहे थे, बिहार इलेक्शन से पहले ही बीजेपी का नया अध्यक्ष बनना है, और क्या वो रबर स्टैंप अध्यक्ष बनना है या बीजेपी का वास्तविक अध्यक्ष बनना है, नरेंद्र मोदी की नागपुर में मौजूदगी से ये तय हो गया है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष यानी नड्डा जी के बाद जो भी बनेगा वो रबर स्टैंप नहीं होगा। यानी जो 4-5 नाम मीडिया में गुजराती लॉबी के रबर स्टैंप के तौर पे आज चल रहे थे, सर्कुलेशन में है, उनमें से कोई नहीं बनने जा रहा है। मोदी साहब की नागपुर में हेडक्वार्टर में जाकर मौजूदगी ने ये तय कर दिया है। तो बहुत कुछ है आगे की राजनीति में राजीव जी। बिल्कुल, अभी बहुत कुछ बाकी है, आगे की सियासत में बहुत कुछ बाकी है, जिसकी शुरुआत कल सुबह से होने वाली है। कल 12 बजे, सुबह नहीं बल्कि दोपहर कह लें, 12 बजे जब ये बिल सदन में आएगा तब क्या कुछ होगा। और लेकिन उससे पहले सियासत तो आज से ही बिल्कुल गरमाई हुई है, और जिसमें एक तरफ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में तमाम इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट हैं, अपनी बात रख रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने व्हिप जारी कर दिया है, और व्हिप जारी उधर जेडीयू ने भी कर दिया है, करेंगे ही। लेकिन रुख क्या होगा, व्हिप किसके लिए, फेवर में या अपोज में, ये भी है। मगर जो भी हो, फेवर हो या अपोज हो, इसका असर क्या पड़ेगा, और खासकर आने वाले चुनावों पर, वो बिहार का चुनाव हो या वो बंगाल का चुनाव हो, तमिलनाडु का चुनाव हो या असम का चुनाव हो, केरल का चुनाव, इन तमाम राज्यों के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा।
जरा समझना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपसे। देखिए, बिहार का चुनाव और बंगाल का चुनाव ये दोनों ही बेहद खास है, बीजेपी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। इन दोनों राज्यों में बीजेपी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की गुंजाइश ज्यादा दिखती है, और इसलिए दिखती है कि वहां पे मुस्लिम आबादी अपेक्षाकृत ज्यादा है। बाकी अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पे मुस्लिम आबादी थोड़ा ठीक है। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वक्फ बोर्ड अधिनियम के मसले पर हिंदू और मुसलमान के बीच में विभाजन पैदा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, वक्फ बोर्ड अधिनियम वाला अगर मामला रहेगा तो जो बुनियादी सवाल हैं, रोजगार का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, जो सवाल किसानों से जुड़ा हुआ है, दलितों पिछड़ों के अन्याय और अत्याचार से जुड़ा हुआ मामला है, कास्ट सेंसस का इशू है, सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, आरक्षण का सवाल है, ये सवाल सामने नहीं आएंगे। इन सवालों को भटकाने का ही सारा प्लान ये वक्फ बोर्ड अधिनियम में है, और जाहिर तौर पर कि आखिरी में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। इसको लेकर के बीजेपी ने निश्चित रूप से बहुत लंबी प्लानिंग की है, लेकिन चूंकि वो बैसाखियों पर है, ऐसे में वो इस तरह का जोखिम तो नहीं ले सकती कि उसकी सरकार खतरे में पड़ जाए। नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, ये जो सहयोगी संगठन है, सहयोगी दल हैं, वो बीजेपी के साथ रहने के बावजूद अपनी सेकुलर छवि बनाए रखना चाहते हैं, या दलित या पिछड़े वोट के साथ साथ मुस्लिम वोटर को भी अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। चिराग पासवान का बयान उसी के मद्देनजर उन्होंने इफ्तार पार्टी भी दी और ये कहा कि सिर्फ हिंदू मुसलमान वाले सवाल नहीं होने चाहिए, जो काम हम कर रहे हैं वो सवाल भी पूछे जाने चाहिए। जीतन राम मांझी भी उसी तरह की बात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी उसी तरह की बात कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सहयोगी दल कितने भी निर्भर हों भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन वो भी जानते हैं कि उनके पास अपनी एक ताकत है, और इस मुद्दे पर जाहिर तौर पर उनमें कोई इफवट नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि वो वक्फ बोर्ड अधिनियम के साथ तो नहीं जा सकते, या तो अभी चीजें तय होनी है कि भाई इसमें क्या संशोधन किए गए हैं, उन संशोधनों को लेकर के पब्लिक में आया जाए और उनसे लोग कितना संतुष्ट हैं, ये सारी चीजें होंगी। जैसे यूसीसी का मामला आता है बार बार, तो उस पर भी यही चीजें बनती हैं। लेकिन बीजेपी इन तमाम मुद्दों को गरमाए रखना चाहती। बंगाल में भी उनको एक मौका मिलेगा ये सब करने का, ममता बनर्जी को काउंटर करने का। यहाँ आप आरजेडी को लगातार काउंटर करेंगे, कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी वहां जो दलित को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना करके और कन्हैया कुमार की उस यात्रा के जरिए बिहार में एक जो नया माहौल पैदा कर रही है, बुनियादी सवालों से जुड़े हुए, और तेजस्वी जैसे नौजवान नेता के साथ जाहिर तौर पर उनकी एकजुटता है। तो इस चुनौती को काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? नीतीश कुमार की सरकार में ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको वो लेकर के सामने आ जाएं और जिसके जरिए वो चुनाव जीत सके? ऑब्वियस है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं। इसलिए उनके लिए जरूरी होता है कि अपने मुद्दे को वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला मुद्दा लेकर के आए, ताकि वो सवाल ना हो, सरकार का रिकॉर्ड ना देखा जाए, लोग नहीं पूछें कि आपने इन 5 साल में क्या किया है। और दूसरा कि बीजेपी को अपना बनाना है मुख्यमंत्री, उनका तो कहा अनकहा यही सच है कि वो बनाना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वो एनी हाउ चुनाव जीत भी लेते हैं, जैसे चुनाव आयोग उनके साथ खड़ा है, वोटर लिस्ट में क्या हेरफेर हो रहा है ये भी सब जानते हैं, अगर वो जीत लेते हैं तो ये परसेप्शन पैदा किया जाए कि साहब वक्फ बिल पर देखिए हमने जीत हासिल की। ठीक वैसे ही जैसे नोटबंदी और जीएसटी के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता गया तो कहा गया कि नहीं साहब देखिए हमने तो इन दोनों मुद्दों पर जनता का समर्थन हासिल किया है, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं था। अब लगातार झूठ बोला जा रहा था और लगातार झूठ बोला जा रहा है। पूरा नरेंद्र मोदी की सरकार उसी पर आधारित है।
लेकिन जहां कोई सवाल पूछे वहां पर आप ढाल ले लें कि ये मुस्लिम मुद्दा है और इस पर अब वो वहां इतिहास तक चले जाएंगे। वही संघ है जो पहले देवेंद्र फडणवीस और भी कई, उसमें योगी आदित्यनाथ भी, जो औरंगजेब के कब्र के मुद्दे पर किस तरह से सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन वही आरएसएस बाद में क्या कहने लगता है, तो उस समय उन्होंने बैनिश किया। तो जब फंसने लगती है बीजेपी तो इस तरह के मुद्दों को लेकर के आती है, और ये बहुत बुनियादी स्तर पर जो औरंगजेब का मुद्दा आया था, वो जो बिहार में चल रहा है ना, बोधगया में, कि वहां से जो गैर बुद्धिस्ट हैं उनको बाहर किया जाए। नागपुर से एक पूरा डेलीगेशन जा रहा था, एक लंबी यात्रा वहां से प्लान हो रही थी। तो इस मुद्दे को बीच में लाकर के और हिंदू मुसलमान जो दंगा कराया गया, ऑब्वियस है कि उस दंगे में फिर दलित भी पिसता है, तो दलितों के भीतर भी वो मुस्लिम विरोधी भावना पैदा करना, ये उसका हिस्सा था। अब जब वो मामला खत्म हो गया है एक तरह से, तो अब उस पर आरएसएस ने यू टर्न ले लिया कि नहीं साहब, औरंगजेब की अगर मृत्यु यहां हुई है तो यहां पे कब्र भी होगी, इसमें क्या दिक्कत है। तो इनको केवल इस तरह के मुद्दों को उठा करके लोगों को भ्रमित करना लगातार, ये उस कोशिश का हिस्सा है। उनके पास ना तो कोई एजेंडा है, ना देश को बनाने का, ना रोजगार देने का, ना किसानों को समुन्नत करने का, ना दलितों और पिछड़ों की तो वो खाल खींचने में लगे हुई हैं। केवल मुसलमानों को दिखाया जाता है, जैसे शकील साहब ने कहा। तो वो जो चीजें हैं अब एक्सपोज हो रही, राहुल गांधी की अपनी राजनीति के जरिए लगातार जो एक्सपोज हो रही हैं, उससे बीजेपी परेशान है। और इसलिए उनके पास एक ही पाठ्यक्रम है, एक ही सिलेबस है कि आप कोई ना कोई मुस्लिम इशू ऐसा लेकर के आए जिससे हिंदुओं के मन में इस तरह की कुंठा और बीमारी पैदा कर सके। मैं समझता हूं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में क्या फर्क है। आज का जो हिंदुत्व है वो हिंदुओं को केवल मानसिक रूप से बीमार बनाने के लिए ये सब काम हो रहा है आरएसएस बीजेपी के जरिए। यहां तो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले हजारों साल से जीवित हैं, लेकिन और वो 800 साल का मुस्लिम पीरियड भी है जिसमें मुस्लिम शासन सत्ता रही है, तब शायद ये कुंठाएं नहीं थी। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार है तब वो हिंदुत्व खतरे में है, तब वो कुंठाएं और बीमारी पैदा की जा रही है, जो कुल मिलाकर के देश के लोगों के लिए बेहद हानिकारक है और देश को पीछे ले जाने वाली ये पूरी कोशिश है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, पीछे ले जाने की कोशिश। लेकिन यहाँ नीतीश बाबू की कोशिश क्या हो सकती है, जरा अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, जो नीतीश कुमार की कोशिश होगी वो पूरी कोशिश नीतीश कुमार की ये होगी किसी तरीके से नीतीश कुमार अपनी राजनीति ठीक करें, और जब बीजेपी को अपनी राजनीति की पड़ी तो नीतीश कुमार को भी अपनी राजनीति होनी चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार की राजनीति राजीव जी अब सिर्फ इतनी सी बची है कि किसी तरीके से वो मुख्यमंत्री बने रहें और अगली बार भी उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाए। तो पहले तो ये है कि मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तब कि जब वहाँ सरकार एनडीए की बने और उसके बाद फिर जो बीजेपी बनाने को तैयार हो। तो नीतीश कुमार के सामने राजीव जी संकट कई तरीके के हैं। मुझे लगता है ये कि बीजेपी की पूरा प्रयास यही है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। या राजीव जी दूसरी भी पॉलिटिक्स की बात हो सकती है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे, आज अभी उस पर नहीं बात करेंगे क्योंकि अभी पहले देख लें कि कल क्या होता है, वरना जो मेरे दिमाग में है वो भी एक दूसरा किस्सा हो सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में कि ये इसके पीछे क्या क्या हो सकता है। फिलहाल जो नीतीश कुमार का राजीव जी लग रहा है, नीतीश कुमार को मुझे लगता है कि कल नीतीश कुमार के लोग जो हैं वो इस बिल पे जो देखिए चंद्रबाबू नायडू की तरफ से अभी तक ये नहीं आया है कि उन्होंने क्या सुझाव दिए और क्या मान लिए गए। नीतीश कुमार की तरफ से यह आ चुका है कि उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं और ये कहा गया है कि साहब ये आशा है कि सरकार इसको मान लेगी। तो अगर राजीव जी नीतीश कुमार के सुझाव मान लिए जाएंगे तो इस बिल का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि जैसा एग्जैक्ट पुरानी संपत्तियों पर लागू नहीं होगा, राज्य सरकार का रहेगा, और जो नई संपत्तियां हैं उन पे होगा, जो पंजीकृत नहीं है उन पे होगा। और कोई मदरसा और मस्जिद और ईदगाह या कब्रिस्तान है तो उस पर लागू नहीं होगा। इस तरीके की जो शर्तें रखी गई हैं नीतीश कुमार की तरफ से, तो वो तो बीजेपी अगर मान लेगी तो फिर इस बिल को लाने का मतलब क्या बीजेपी का रह जाएगा, उसका एजेंडा कहां से पुष्ट होगा। तो इसलिए वो नहीं मानी जाएंगी। तो कल जो जैसा ललन सिंह ने कहा कि हम सदन में बताएंगे हमारा क्या रुख है, तो कल सदन में देखना होगा कि उनका क्या रुख होता है, और यही रुख जो देखना पड़ेगा एक तरीके से कि उनका चंद्रबाबू नायडू का क्या रहता है।
क्योंकि आज भी विजयवाड़ा में राजीव जी धरना हो रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, यानी आज भी जो है वो चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने की एक तरीके से कोशिशें जारी है कि आप जो है बीजेपी के साथ मत जाइए। साफ साफ कहा गया है कि आप बीजेपी के साथ जाकर जो आपकी सेक्युलर छवि है उसको आप खराब मत कीजिए। तो राजीव जी चंद्रबाबू नायडू का तो चलिए थोड़ा दूर है, लेकिन नीतीश कुमार का सब कुछ अभी है, तो नीतीश कुमार के सामने संकट बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी और ज्यादा संकट में फंसाना चाहती है। तो कल जब बिल आएगा और उसमें क्या क्या चीजें होंगी उसके बाद फिर ये तय हो पाएगा कि नीतीश कुमार जो है आप क्या करेंगे और किधर जाएंगे। राजीव जी, नीतीश कुमार। लेकिन शकील जी, क्या कोई अपडेट है इधर जो मीटिंग चल रही है इन लोगों की? अभी तक मीटिंग खत्म नहीं हुई है, मगर राहुल गांधी ने बोला है कि हमने इस विषय में सारी चर्चा की है, सारे मुद्दों को उठाया है, हम लोग एकजुट हैं और इसका विरोध करेंगे। जो दूसरी बात है वो खास ये है कि इसके लिए एक नया नाम विपक्ष ने दिया है कि ये वक्फ बिल नहीं है, ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये वक्फ की संपत्ति को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार की साजिश है। देखिए, वक्फ की जो संपत्ति है वो सारी की सारी किसी की दी हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है उसके धर्म के मानने वालों की दी हुई है, यानी कि मुसलमानों की दी हुई है। और इसमें इतनी क्लियरिटी है कि वक्फ के लिए जो एक बार संपत्ति दे दी जाती है, किसी व्यक्ति ने मान लीजिए दे दी, उसके पास 4 मकान है, 5 मकान है, 100 रुपए है, 500 रुपए है, तो उसने उसमें कुछ हिस्सा दे दिया, तो उसको उसके बाद में उसका परिवार भी क्लेम नहीं कर सकता। वो जो है एक काम के लिए वक्फ कर दी गई है, उसको दे दी गई है। जो मूल मुद्दा है वो यही है कि संपत्ति सारी मुसलमान की है, उसका प्रबंधन जो है वो कौन करे। तो अभी तक जो 1955 का शायद है नियम, ये 1955 है एक्ट, ये तो ये मुसलमान ही करता था, उसी के लोग करते थे। अब जो इसमें सबसे बड़ा संशोधन करने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा विरोध है वो यही है इसमें कि इसमें दूसरे समुदाय के लोग भी प्रबंध में रखे जाएंगे। तो मुसलमान यही एक सवाल कर रहा है कि भाई अगर तुम इसमें रखोगे तो क्या वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में भी किसी दूसरे धर्म के लोग आएंगे? वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में या गुरुद्वारा प्रबंध समिति में आएंगे या क्रिश्चियंस के उसमें आएंगे? और अगर ये आए तो क्या ये अच्छी बात होगी? सिर्फ आना ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्या ये अच्छी बात होगी? जो पैसा आपने दिया है, जो संपत्ति आपने दी है, उसका प्रबंध करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि साहब इसमें अव्यवस्था है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, अगर है तो उसके लिए कानून है। वो सारे कानून जो दूसरी संपत्ति पे, दूसरे दीवानी मामलों पे लागू होते हैं, वो यहाँ पे भी होते हैं। बहुत सारे केस चल रहे हैं, बहुत सारे केसों में जो वक्फ के बोर्ड के सदस्य थे जिन्होंने गड़बड़ की है वो दोषी पाए गए। उनके लिए जो प्रावधान है जिसके अंतर्गत सजा होती है तो उन्हें सजा हुई। तो सारे कानून यहाँ भी लागू होते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जो मीटिंग चल रही है, इसके बाद एक छोटी सी ब्रीफिंग होगी जिसमें विपक्ष बताएगा, लेकिन बताने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। उसमें सिर्फ यही बातें हैं कि किसने क्या कहा। तो अभी 2-3 लोगों का हमारे पास आया है, सबने इसका विरोध किया है और कहा है कि सारी पार्टी के लोग जो है पूरे टाइम जो है वो लोकसभा में रहें, सदन में रहें और अपनी बात पुरजोर तरीके से कहें और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करें कि सरकार इस बिल को वापस ले ले, क्योंकि ये बिल जो है संविधान के खिलाफ है। ये बिल जो है देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। बीजेपी इसके जरिए विभाजन का ऐसा जहरीला बीज बोना चाहती है जिससे ऐसा लगे कि वो मुसलमानों पे अपना नियंत्रण कस रही है। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा, जैसा कि अभी हरीश रावत ने बोला, जो कांग्रेस के नेता हैं, कि मुसलमान एक किनारे की तरफ और ज़्यादा धकेला जाता रहेगा। ऐसा मत करिए कि उसको बिल्कुल दीवार से आप जाके लगा दें, और ये किसी भी देश में एक पूरे समुदाय के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो अभी तक का अपडेट यही है और हमें लगता नहीं है कि आज रात में कोई ख़ास अपडेट होने वाला है। अपडेट जो भी होगा वो सुबह ही आएगा। ये जो सहयोगी दल है, नीतीश वगैरह बाबू, इनका भी कोई अभी ऐसी चीज़ सामने आने वाली नहीं है। बहुत सारी बातें चलेगी क्योंकि टीवी को भी कम से कम शायद 10 बजे तक ये अपनी डिबेट चलाते रहते हैं। तो टीवी वालों को इनको 10 बजे तक अपनी डिबेट चलाना है, 10-11 बजे जितने बजे भी इनको जो टीआरपी होती है वो बटोरना है। तो उसके लिए वो नए नए मुद्दे लाते रहेंगे।
कुछ मौलानाओं को पकड़ के टीवी पे बिठाया जा रहा है और उनसे ऐसी बातें कहलवाई जा रही हैं जिससे विवाद भड़के। लेकिन एक बात और हम कहें कि मुसलमानों को भी इस बात को समझना चाहिए कि उनकी तरफ से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें जो है किसी भी तरह की भड़काऊ बात में नहीं आना चाहिए, ना अपनी तरफ से कोई स्टैंड लेना चाहिए। अब ये पूरी लड़ाई पॉलिटिकल है और ये लड़ाई जो है सदन के अंदर लड़ी जा रही है, संसद के अंदर लड़ी जा रही है। इसलिए किसी भी संगठन को अब अपनी बात खत्म कर देना चाहिए और जो पॉलिटिकल पार्टियां इसको लड़ रही हैं उन पे निगाहें रखना चाहिए, जो नहीं लड़ रही हैं उन पे निगाह रखना चाहिए, और जो लड़ रही हैं वाकई कानूनी संवैधानिक देश की एकता के लिए काम कर रही हैं, उन्हें पूरा समर्थन देना चाहिए। और सिर्फ अकेले नहीं, अपने बाकी बहुसंख्यक भाइयों के साथ मिलकर, क्योंकि ये देश जो है किसी एक समुदाय से, किसी एक खास तबके से नहीं चलेगा। सबको साथ मिलके जो मुद्दे हैं उन पे बात करना चाहिए। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, प्रोफेसर रविकांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे, प्रशांत टंडन जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में गंभीर चर्चा, आखिर होने क्या जा रहा है। वक्फ बिल पास हो जाए तब भी, पास ना हो तब भी। कई लोग बोल रहे हैं कि आप लोग जो भी कहिए वो पास हो जाएगा। बिल पास हो ना हो ये हमारा फर्ज नहीं बनता यहाँ पे कि नहीं उसको रुकवा दिया जाए। हमारा फर्ज बनता है कि उस पर विश्लेषण हो कि अगर पास होता है तब क्या होगा और अगर पास नहीं होता है तब क्या होगा। पास होने के क्या क्या यहाँ पे अगर कहें तो